नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज सबसे ज़रूरी मुद्दा ये था कि हम सब 5-6 साल पहले से उत्तर प्रदेश वैशाली की तरफ से दिल्ली एनसीआर में घुसा एक टिड्डे से इतना परेशान है, अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं बनी, कोई छिड़काव का असर नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव का असर नहीं हो रहा है। अब और उसके बिरादरी के बहुत सारे टिड्डे दिल्ली एनसीआर में हमला बोल दिए हैं। भगवान बचाए, ईश्वर बचाए। दिल्ली वैसे ही कोरोना के मार से बेदम था। दिल्ली में केजरीवाल के कोरोना के सामने विफलता ने केंद्रीय गृह मंत्री को मैदान में उतार दिया और माननीय गृह मंत्री जी अपने सेना के हवाले दिल्ली को किया। आईटीबीपी के हमारे बहादुर रणबांकुरों ने इसको संभाला और आज हम सब कोरोना के प्रति अब आश्वस्त हो गए हैं कि बीमारी है, वो ज़रूर है, ख़त्म जाते जाते जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अब बीमारी से उतनी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास आईटीबीपी के मजबूत जवानों का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है हमारे साथ, जो कि हमको संभालेगा, हमें उस पर त्वरित और शानदार एक्शन के लिए हमेशा तैयार होगा, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन मित्रों, आज इसमें से भी बड़ा और बहुत ज़रा ज़रूरी ये मुद्दा था कि हम सब टिड्डा के मार से मर रहे हैं, टिड्डा के डर से डर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करें क्या। एनीवे, मुद्दा आज वो भी नहीं था। आज मुद्दा दूसरा था कि मैंने एक बार कहा था आपको कि कल के अपने वीडियो में कि अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है, ये मैंने कल बोला था। तो हमारे 2-3 मित्रों ने एक ऑब्जेक्शन टाइप का रेज कर दिया कि यार परमार, क्या बोल देते हो तुम, अमेरिका तो आज इतना बढ़िया खुले मन से हमको समर्थन दे रहा है और तुमने उनको इस तरह की बातें बोले। तो मैंने उनको बताया कि आपको समझ नहीं है, जब समझ आएगी, जितना देर लगेगा आपको समझने में, तब तक आपके पास से निकल चुका होगा, समझने भर की स्थिति निकल चुकी होगी। खैर, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है अमेरिका के प्रति सजग रहने की, अमेरिका के प्रति होशियार रहने की ज़रूरत है। अमेरिका एक हाथ कल उसने बोला कि उसके विदेश मंत्री ने कि हम अपनी जापान से सेना ले आकर के भारत चीन बॉर्डर पर तैनात कर देंगे, हम भारत के साथ अपनी पूरी सैन्य सहयोग और सहायता लेकर के तैयार हैं। अभी कल का बात अभी धूमिल भी नहीं हुआ था कि आज उसने एक संगूफा छोड़ दिया कि जी हम भारत के लोगों को B1 वीज़ा नहीं देंगे। मतलब जो पिछले बार चुनाव के बाद दिवाली की बड़ी तामझाम से वाली तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था, आज उस तस्वीर पर पानी फेर दिया। उसने बोला कि जी हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम अमेरिकी फर्स्ट हैं। उनका अपना नीति भी है, उसमें हम लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का अपना नीति भी है अमेरिकी फर्स्ट का, लेकिन फिर भी अमेरिका के प्रति हमें बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका, मैं जैसे बताता हूं कि उसके अपने अगर हित उसमें नहीं सॉल्व होते हैं तो वो आपकी नहीं सुनेगा। कोई भी देश, कोई भी दुनिया अपनी सुनता है, आपकी क्यों सुनेगा या आपका क्यों करेगा? वो तो जाहिर सी बात है। आप अपना अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप स्वयं अपना देखिए, और अगर अपना आपसे नहीं हो पाता है तो ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई और करेगा और किसी और के भरोसे आप अपना कार्यक्रम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एनीवे, आज बात इस विषय पर नहीं था। चूंकि मैं पूर्वांचल का हूं और कोशिश करता हूं कि पूर्वांचल के हितों की बात, पूर्वांचल के हितों की चर्चा, पूर्वांचल के हित कहाँ सॉल्व हो रहे हों और किससे पूर्वांचल का कल्याण हो, इस विषय पर चर्चा करें। क्योंकि समाचार में तो आज आपने देखा कि
अगर चीन भारत की लड़ाई होती है तो भारत यहाँ तक कर देगा, वो कर देगा। आज तो बल्कि एक आइडियो भी किसी चीनी नागरिक का जारी किया गया था अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कि जो चीनी राष्ट्रपति हैं वो भारत और चीन विवाद को इसलिए हवा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, चूँकि वहाँ चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है और वहाँ पर चुनाव में अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी बुरी हो गई है। इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं अपने जनता का भरोसा जीतने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। वही वाली बात जो हमारे भारत के राजनीति में अमूमन होता है कि जी फलाना चुनावी लाभ लेने के लिए हमने फलाना वाला काम कर दिया, ये वाला किया, वो वाला किया। हमारे अभी बहुत लोग करते थे कि बालाकोट घटना चूंकि चुनाव के वजह से था, ये वो दुनिया। लेकिन आज एक एंथेटिक बात आई कि शायद जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि चीन को आखिर इतनी जरूरी इतनी जल्दी क्या पड़ गई, क्योंकि जो 40 साल से आज तक नहीं हुआ वो आज क्यों हो गया। ये तो जरूर सोचने वाली बात है, ये तो जरूर चिंता करने वाली बात है और इसमें हम सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की बवाल आ गया और हमारा भारत चीन आमने सामने आ गया। एनीवे मित्रों, उससे भी ज़्यादा जरूरी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे लिए है कि इन सब अवाल बवाल से दूर हम अगर बात करें बीइंग ए पूर्वांचली इस सुअवसर पर, चूंकि समाचार पर कोई समाचार नहीं है, तो हम लोगों को पूर्वांचल विकास पर, पूर्वांचल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैं 3-4 दिन से पूर्वांचल में हो रहे कामों की, पूर्वांचल में हो रहे क्रियाकलापों पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्वांचल में रोजगार के कौन कौन से साधन है, कौन कौन सी व्यवस्था है, हम पूर्वांचल में कौन से ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे कि हमारा रोजगार बढ़े, लोगों की पलायन की जो मजबूरी है उससे निजात मिले। इस विषय पर मैं कई दिनों से 4-5 दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में कल मैंने मछली पालन पर आपका राय लिया है, आपसे बात किया। एक बात मैं इसी कड़ी में जो कहना चाह रहा हूँ कि जब पूर्वांचल की बात आ रही हो तो एक बात पूर्वांचल प्राइड की भी बात होनी चाहिए। जो पूर्वांचल की शान है, पूर्वांचल की जो अभिमान है, जिन लोगों को बीइंग है पूर्वांचली हम लोग अभिमान करते हैं, उन लोगों को भी चर्चा हो। उसी कड़ी में आज आपको पता होगा हम सब लोग समाचार चैनल, जिस समाचार चैनल की मैं आलोचना कर रहा हूँ कि ये समाचार चैनल हमारे लिए है, वो है दुनिया का। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, जो हम बोलती समाचार देख रहे हैं कि एक एंकर बैठ रहा है, एक पत्रकार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, एक वो कर रहा है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें इसकी शुरुआत करने की जिम्मेवारी, जो इसका पहले बार जिस किसी ने भी इस विषय पर सोचा वो थे हमारे एसपी सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह। आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी, खिचड़ी दाढ़ी जिसको बोलते हैं। उसके पहले वो दिनमान, रविवार जैसे कई मशहूर पत्रिकाओं में अपनी कौशल, अपनी कुशलता और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। एमजे अकबर जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। संजय पुगलिया वगैरह, ये जो लोग आज के टीवी के बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं, वो सब उनके हाथ के नीचे के सिके हुए हैं। उन लोगों की बात, उनसे जो बात होती है, उनसे जब चर्चा होता है तो इस बात की शान होता है कि सुरेंद्र प्रताप सिंह क्या थे। अब चर्चा सुरेंद्र प्रताप सिंह की दुनिया जानते हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह को बहुत ज़्यादा चर्चा, बड़े लोग उनको जानते हैं। अब उन पर चर्चा की बात मैं कह रहा हूँ कि सुरेंद्र प्रताप सिंह अगर आज होते तो क्या होता। सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अगर आज के तारीख में होते तो क्या होता, वो किस स्थिति में होते। मित्रों, मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल बना है ना, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में उन सब लोगों की जो मार्गदर्शक मंडली बनी है, आज सत्येंद्र प्रताप सिंह होते तो पत्रकारिता के मार्गदर्शक मंडल में होते, मतलब वो होते और उनका कोई सुनता नहीं, या होते उनको होने का कोई उपयोगिता होता नहीं। क्योंकि मैं जितना सुरेंद्र प्रताप सिंह को जानता हूँ, मैं उनको मिला भी हूँ। उनका एक आपको वाकया बता रहा हूँ उनसे मिलने का। प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ये जब बने तो उनका एक लेख आया, दाढ़ी के दिन बहुरे, इंडिया टुडे के पिछले से एक पन्ना पीछे। अब उसमें उन्होंने बहुत सारा चीजें लिखा था।
हम सब लोग छोटे लोग, साधारण दिमाग के लोग, बहुत ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी नहीं है। वैसे जैसे लोग जब ऐसे कोई विषय पर सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये कोई चीज़ क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ा और बीइंग ए पत्रकार उनका जो बात थी वो मेरे समझ में नहीं आई। मतलब मैं इस बात के लिए उनसे ये मतलब नाराज हुआ कि भाई आप ऐसा क्यों लिखे, बहुत कुछ लिखे थे वो पत्रकार के नाते। अब जब मैंने उनको देखा श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के यहाँ, तो अब तो मुझे लगा कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का गर्दन पकड़ करके ऐसे से हिलाएंगे या भगा देंगे। मैं जो एक गांव का छोटा सा बच्चा उस वक्त 90 में चंद्रशेखर जी का मतलब मैं समझा कि अब तो कुछ होगा। मैं अब ये देखने के लिए अंदर गया तो देखा कि चंद्रशेखर जी ठठा करके हंस रहे के कदे बात कर और सुंदर काल बहुत बनू अच्छा और सब का बा रे तो प्योर भोजपुरी में बोल रहे। तभी मैंने पूछा कि बाबा ये भोजपुरी में कहाँ कहो बोल तुम्हारे क्या कहो तो जन के कहा रोवा विषय में बड़ा बाहुर लिखो तो उसका मतलब पत्रकार हो उनका काम बहु लिखे के तो क्या मतलब। तो मैं उनके पास गया वो बोले जी प्रणाम हमारे बलिया घर हटे राउर घर तो हमारे गाजीपुर घर हो। अच्छा का तो हम कहें जब वो आपका एक इंडिया टुडे में मैं लेख पढ़ा, मैं उनको भोजपुरी में बोला कहला वो मेरा पत्रकारिता धर्म है और ये मेरे पूर्वांचल का धर्म है। चंद्रशेखर जी अपने पूर्वांचल के बड़े हस्ती हैं, पूर्वांचल के बड़े शान हैं। अब इसमें कोई कहाँ कहने वाली बात है। तो हमने बोला कि जी अच्छा तो ये मतलब है शायद मतलब मैं यही समझा कि हो तो ये है। anyway, क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रताप सिंह से राम दुआ हुआ, उसको कोई मोबाइल नंबर और सेल्फी तो होता नहीं थी कि आदमी उससे सेल्फी ले जरा एक सेल्फी खिंचवा लीजिए और फेसबुक पर डाल दूं मैं। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं पिछले साल उनके एक मित्र है राजेश बादल ने उनका एक जयंती वगैरह मनाया था जिसमें ये शहीद वगैरह आए थे। उनके भाई श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह जी भी आए थे कोलकाता से, अनुरंजन झा साहब थे, राहुल देव जी थे। इन सब लोग मल्टीपर्पज़ हॉल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उनके जयंती पर आज ही के दिन मनाया गया था। चूँकि आज उनका पुण्यतिथि है तो आज के दिन उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मैं गया था। तो उन लोगों से बात कर राजेश बादल से कहा, तो मेरे फेसबुक फ्रेंड है राजेश बादल, उस राज्यसभा टीवी में थे। मैं राजेश बादल से पूछा कि सत्येंद्र प्रताप का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि परमार सत्येंद्र प्रताप का मतलब ये है कि आज के तारीख में होते तो वो नौकरी छोड़ करके गाजीपुर में किसी स्कूल में मास्टरी कर रहे होते या फिर मूक दर्शक बने होते, क्योंकि वो जिस तरह के कंटेक्ट वाले आदमी थे, जिस तरह के काम करने वाले थे, उस तरह का सोच आज के तारीख में लोगों के पास नहीं है। और ना तो वो आज की पत्रकारिता जिस चैनल को उन्होंने चालू किया था आज तक चैनल के आज के माहौल में उस आज तक चैनल में फिट नहीं बैठ पाते जिस चैनल को उन्होंने स्थापित किया था, जिस चैनल को शुरुआत किया था। आप हम सबको याद है, आपको भी याद है, इसी समय 10 बजे डीडी मेट्रो पर आते थे, बड़ी हंसती मुस्कुराती चेहरा, अंत में बोलते थे ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। ये उनका नोट पर समाचार बंद होता था। डीडी मेट्रो के 10 बजे आधे घंटे का कार्यक्रम आता था। लोग दूरदर्शन छोड़ करके डीडी मेट्रो देखने लगे थे। लेकिन चूंकि जैसा डीडी मेट्रो का नाम था उसका दर्शक संख्या भी बहुत कम था, ऑल ओवर इंडिया में तो डीडी नेशनल ही था। लेकिन डीडी मेट्रो का प्रतिष्ठा, डीडी मेट्रो का टीआरपी आज के भाषा में कहे तो नेशनल से ज़्यादा हाई होने लगा था। उसी को देख करके आज तक वालों ने एक स्वतंत्र चैनल बनाया। स्वतंत्र चैनल पर भी सत्येंद्र प्रताप सिंह छाए रहे। लेकिन आज सत्येंद्र प्रताप सिंह के कहने से पहले आपको एक वाकया बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा विदेश में एक गिद्ध बैठा हुआ है और एक बच्ची मर रही है या बच्चा है और एक गिद्ध उसका फोटो खींच रहा है। ये बड़ा मशहूर, ये बड़ा इस पर चर्चा हुआ था, बहुत इस पर कोहराम हुआ था। लोग अपने अपने दृष्टि से देख रहे थे। लोग कह रहे थे कि वहाँ पर 2 गिद्ध थे, लोग कह रहा है कि एक गिद्ध का तस्वीर आया, एक गिद्ध कैमरे के पीछे था, इस वजह से नहीं दिख रहा था। उस गिद्ध दृष्टि में आज का पता करिए कि एसपी सिंह उपहार का सिनेमा की उस त्रासदी आग लगने की घटना को देखने जाते हैं, हृदय विदारक सीन को वो देख नहीं पाते हैं और उनका हृदय गति रुक जाता है, हार्ट अटैक होता है और उनका दुनिया से जाना होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का पत्रकार
इस मानसिकता का है कि वो हृदय विदारक सीन देखने के बाद उसमें डूब जाता है। उसे लग रहा है कि ये कोई हमारे अपने ही लोग हैं। मतलब वहाँ पर वो खबर नहीं देखते, वहाँ पर वो टीआरपी नहीं देखते, वहाँ पर वो फुटेज नहीं देखते कि बहुत बड़ा फुटेज है, बड़ा शानदार फुटेज है। मैं नाम रख रहा हूँ एक पत्रकार का, हालांकि मैं उनकी तारीफ करूँगा तो नाम लेना उचित नहीं है, वो दलाल आदमी है। उनको बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी को एक बार प्रश्न पूछा, नरेंद्र मोदी कहा कि तेरी रोजी रोटी हमसे चलती है तो तू प्रश्न पूछता रहा, हमें क्या मतलब है, तू कमा खा भाई, हमको हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बताया कि मैं बैठा था और सुना कि बम ब्लास्ट हो गया, वी आर ऑल हैप्पी कि अब एक पत्रकारिता के लिए कुछ करने को मिल रहा है। एक पत्रकार कह रहा है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है तो वो हैप्पी है क्योंकि उसको पत्रकारिता में कुछ फुटेज कुछ मिल रहा है, मसाला मिल रहा है। और एक पत्रकार जो कि एक अग्निकांड को देख करके अपना जान गंवा देता है। क्या है आज के तारीख में सत्येंद्र प्रताप सिंह अगर उस विदारक हादसा में जान नहीं गंवाते तो आज क्या वो जीवित रह पाते? क्या आज जो अपने आप को जीवित रख पाते? बड़ा साफ प्रश्न है, शायद नहीं। और अगर कुदरत, ईश्वर, उनके चाहने वाले, हम जैसे उनके भक्त लोग प्रार्थना से अगर वो जीवित रहते तो क्या उनकी पत्रकारिता जीवित रहती? सत्येंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों को, सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह जैसे लोगों की अगर पत्रकारिता जीवित नहीं होती तो वो फिर जिंदा लाश होकर रहते, जिस तरह से आज अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं और लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से अडवाणी जोशी हैं उसी तरह से वो जिंदा लाश होते हैं। कोई उनको देखने नहीं जाता, कोई उनको पूछने नहीं जाता। पार्टी होती है तो अडवाणी जी का फोटो जरूर आता है, अडवाणी जी की तारीफ जरूर की जाती है। आज भी वही होता, अगर वो जीवित होते तो पत्रकार लोग कहते कि पत्रकार पुरोधा पितामह ऑफ द न्यूज चैनल्स श्री एसपी सिंह जी को दया हो, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए अब मैं दलाली की बात करता हूँ। ऐसे समय में एसपी सिंह का न होना ये बताता है कि समाचार का दिवालियापन क्यों आया है। क्योंकि समाचार में सिर्फ मानसिक दिवालियापन नहीं हुआ है, समाचार में सोच का दिवालियापन हो गया है, समाचार में संस्कार का दिवालियापन हो गया है, समाचार में सामंजस्य का दिवालियापन हो गया है, समाचार में समाचार का दिवालियापन हो गया है। मतलब आज के तारीख में समाचार में समाचार छोड़ के बाकी सब, समाचार चैनल पर आप खबर छोड़ करके बाकी सब देख रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम देख रहे हैं, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के प्रति प्रभाव देख रहे हैं, दबाव देख रहे हैं, पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार देख रहे हैं। मैंने कल बोला था तो कई लोगों को बुरा लग गया कि समाचार चैनल आज आरआर इंटरटेनमेंट हो गया है। मतलब आरआर बताओ, रामदेव रिलायंस एंटरटेनमेंट, कुछ रिलायंस है, कुछ रामदेव है और कुछ मनोरंजन है जिसमें ये जो बहस वहस टाइप की होती है ये है। अगर इसी तरह का समाचार है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अच्छा हुआ कि सुरेंद्र सिंह, एसपी सिंह जी अब नहीं रहे, क्योंकि अगर होते तो वो ना होते, अपने आप को अब तक सर्वाइव नहीं करा पाते। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। हमारे पूर्वांचल के आन बान और शान के प्रतीक थे, पत्रकार महान थे। ऐसे सुजनों के ईश्वर से उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को वापस किसी न किसी रूप में भेजें। हालांकि उनके भाई हैं श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, लेकिन उन्हीं के सोच के, उन्हीं के जीन के हैं, इसलिए वो उनका हाल भी अडवाणी ही जैसा है। जहाँ होते हैं मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट से के खेल में फिट नहीं बैठ पाते, किसी गुट में सेट नहीं कर पाते। तो वो एसपी सिंह का ज़माना था। अब ये दूसरे एसपी सिंह है, वो सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, ये सत्येंद्र प्रताप सिंह है। सुरेंद्र और सत्येंद्र में अंतर कुछ नहीं है, ना तो प्रोनाउंसिएशन में है ना ही नाम में है। दोनों एसपी हैं और दोनों एसपी का होने का मतलब है कि आज वो एसपी और ये एसपी दोनों ही अपने अपने स्थानों पर हैं। इस सत्येंद्र प्रताप सिंह को ईश्वर अपना भरपूर आशीर्वाद दे, जीवन में जो वो चाहे, जहाँ भी चाहे, ईश्वर उनको प्रदान करे। और वो एसपी सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे, फिजिकली उनकी पत्रकारिता रह रही है, उनकी स्मृति रह रहा है, उनका एहसान रह रहा है, उनकी कृति रह रही है। अब आज तक जहाँ भी जो भी आज तक का नाम लेगा, जब गूगल में डालेगा कि आज तक का संस्थापक कौन थे, तो एसपी सिंह का पहला खिलखिलाता हंसता हुआ दाढ़ी वाला चेहरा आएगा। वो भूला नहीं जा सकता, वो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं 8:30 बजे से समाचार देख रहा हूँ। आजकल दिन भर समाचार नहीं देख रहा, लेकिन आज तक पे सुरेंद्र प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर यह नहीं कहा गया कि आज ही का वो दुर्भाग्यशाली दिन था जिसमें हमारे एडिटर इन चीफ शुरुआत करने वाले की जान ले ली। और किसी ने अगर आज तक पे सुना हो
तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन 8 बजे से 10 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे के बीच मैंने आज तक पर एसपी सिंह के जाने की सूचना नहीं सुना। यही व्यवसाय है, यही बिजनेस है। एसपी सिंह का अब होना और ना होने का यही मतलब है। अच्छा हुआ कि एसपी सिंह नहीं रहे। ये हमारे लिए दुखद है कि हमारे एक भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बढ़िया है कि इतनी माहौल गंदा होने से पहले वो चले गए। लेकिन एक बात और है कि क्या वो होते तो ये माहौल इतना गंदा हो पाता, ये भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। लेकिन अब वो नहीं है तो क्या कहा जाए, होते तो क्या होता। ईश्वर उनका आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।